नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे तक भाषण दिया। उन्होंने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए 7 जंग रुकवाने की बात दोहराई। ट्रंप अपने भाषण में लगातार अपनी पीठ थपथपाते नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने भरी सभा में संयुक्त राष्ट्र को ही नाकारा बता दिया। उनके निशाने पर रूस चीन तो पहले से ही थे, लेकिन इस बार उन्होंने यूरोप पर भी तीखा हमला बोला। यही नहीं, इस बार रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उनके रुख में बदलाव देखा गया। तो जंग रुकवाने में नाकाम यूएन, भड़के ट्रंप के यूएन महासभा में दिए गए भाषण पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का राष्ट्रपति ट्रंप को साफ मैसेज, परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से नहीं होगी सीधी बातचीत, परमाणु हथियार को लेकर दिया बड़ा बयान। गजा के सबसे बड़े हेल्थ सेंटर को आईडीएफ ने किया जमींदोज, डब्ल्यूएचओ प्रमुख बोले बंद होनी चाहिए बेतुकी हिंसा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से इजरायल पर दबाव बनाने की कही बात। तालिबान ने अमेरिका के साथ जंग की तैयारी की शुरू, ट्रंप के बगराम एयरबेस पर कब्जे की धमकी के बाद तालिबान के तेवर भी हुए सख्त। पाकिस्तान को दी चेतावनी, अमेरिका की मदद की तो भुगतना पड़ेगा परिणाम। और चलते चलते में देखेंगे 200 की रफ्तार से तबाही मचा रहा तूफान रगासा, हांगकांग से चीन तक अलर्ट। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने यूएन महासभा में उठाया कश्मीर का मुद्दा, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत पर दिया जोर, यूएनएससी प्रस्ताव के मुताबिक हल करने की अपील। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को धोया, कहा अपने ही लोगों पर कर रहा बमबारी और नई दिल्ली पर निराधार आरोप लगाने के लिए यूएन के मंच का कर रहा इस्तेमाल। चीन रूस जैसा नहीं, भविष्य का सुपर पावर है भारत, फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दी नसीहत, यूरोप से कहा मजबूत संबंध बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने रद्द की अमेरिका की सदस्यता, खिलाड़ियों की सुरक्षा और क्रिकेट को ओलंपिक में ले जाने के लिए उठाया कदम। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में डोनाल्ड ट्रंप के भाषण पर सभी की नजरें थी। ट्रंप क्या बोलेंगे, अपने किस फैसले को लेकर अपनी ही पीठ थपथपाएंगे और जिस फैसले से पलटी मार जाएंगे। ट्रंप ने भी सभी को मौका दिया, अपने आलोचकों को भी और समर्थकों को भी। मायूस किसी को नहीं किया। उन्होंने 56 मिनट तक स्पीच दी। वैसे हर देश के लिए सिर्फ 15 मिनट का ही समय तय होता है, लेकिन ट्रंप बोलते रहे और जब उनका मन हुआ तब उन्होंने अपनी स्पीच रोकी। अपने पूरे भाषण में वो खुद की तारीफ करते रहे। तो दुनिया के कई देशों को उन्होंने नरक जैसा बता दिया। अपने भाषण की शुरुआत में ही संयुक्त राष्ट्र संघ को नाकारा संस्था बता दिया। कहा कि आखिर इस संस्था का उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र आज किसी भी युद्ध को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, जबकि मैंने 9 महीने में 7 जंग रुकवा दी, जिसमें भारत और पाकिस्तान की जंग भी शामिल है। ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग का भी जिक्र किया और कहा कि ये जंग भी रोकी जा सकती है। इसे लेकर उन्होंने भारत और चीन के साथ यूरोप पर तीखा हमला बोला। यूरोपीय देशों पर आरोप लगाया कि यूरोप अब भी रूस से तेल और गैस खरीदकर उसकी मदद कर रहा है। ये बेहद शर्मनाक है और मेरे लिए भी बहुत हैरान करने वाला था जब मुझे पता चला कि यूरोप अब भी रूसी ऊर्जा पर निर्भर है। अगर यूरोप ने तुरंत रूस से ऊर्जा खरीद बंद नहीं की तो फिर रूस पर किसी भी तरह का दबाव बेकार होगा। जब तक यूरोप रूस से तेल और गैस लेना बंद नहीं करता, तब तक हम सब बस समय बर्बाद कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत और चीन को युद्ध का सबसे बड़ा फंडर बताया। जंग रोकने के लिए उन्होंने कहा कि वो रूस पर तगड़े टैरिफ लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें यूरोप को भी बराबर की हिस्सेदारी निभानी होगी। इसके लिए जरूरी है कि वो सबसे पहले रूस से व्यापारिक रिश्ते बंद करे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ ट्रंप भारत और चीन के अलावा यूरोप को धमकी दे रहे हैं कि वो रूस से आर्थिक रिश्ते समाप्त कर ले, लेकिन खुद अमेरिका रूस के साथ आर्थिक रिश्ते बढ़ाने में लगा हुआ है। तो वहीं ट्रंप ये भी चाहते हैं कि जंग चलती रहे। इसे लेकर वो खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन जो बयान उनके आ रहे हैं उससे साफ है कि जंग अमेरिका के फायदे में है, जब तक उसे कोई सीधा नुकसान नहीं हो। अभी हाल ही में ट्रंप का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसमें अमेरिका हथियार बेचकर अरबों डॉलर की कमाई कर रहा है। इस बीच ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट कर बता दिया कि जंग चलती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस सैन्य और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह समझने के बाद और रूस को हो रही आर्थिक परेशानियों को देखते हुए मेरा मानना है कि यूक्रेन यूरोपीय संघ के समर्थन के साथ अपनी पूरी जमीन को वापस जीतने की स्थिति में है। समय, धैर्य और यूरोप विशेष रूप से नेटो के वित्तीय समर्थन के साथ युद्ध शुरू होने से पहले की मूल सीमाओं को हासिल करना
पूरी तरह संभव है। क्यों नहीं? रूस पिछले 3.5 साल से बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के युद्ध लड़ रहा है, जो एक वास्तविक सैन्य शक्ति को 1 सप्ताह से कम समय में जीत लेना चाहिए था। ये रूस को सम्मान नहीं दे रहा, वास्तव में ये उन्हें कागजी शेर जैसा बता रहा है। जब मॉस्को और रूस के सभी बड़े शहरों, कस्बों और जिलों में रहने वाले लोग इस युद्ध की वास्तविक स्थिति, गैसोलीन की लंबी कतारों में इसे प्राप्त करने की असंभवता और युद्ध अर्थव्यवस्था में हो रही अन्य सभी समस्याओं के बारे में जानेंगे, तो यूक्रेन अपने देश को मूल रूप में वापस ले सकता है। और कौन जानता है, शायद इससे भी आगे बढ़ सकता है। पुतिन और रूस बड़ी आर्थिक मुश्किलों में है और ये यूक्रेन के लिए कार्रवाई करने का समय है। किसी भी स्थिति में मैं दोनों देशों की भलाई की कामना करता हूं। हम नेटो को हथियारों की आपूर्ति जारी रखेंगे ताकि नेटो उनका जैसा चाहे इस्तेमाल कर सके। सभी को शुभकामनाएं। ट्रंप के इस पोस्ट से साफ है कि वो नहीं चाहते कि जंग रुके, और ना ही उन्होंने ये कहा कि इस जंग में अमेरिका आर्थिक मदद देगा, बल्कि जो वो पहले कह चुके हैं, नेटो अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को देगा और ये हथियार अमेरिका से खरीदे जाएंगे। यानी जंग चलती रही तो अमेरिका का खजाना भरता रहेगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान का रुख पहले से ही साफ बना हुआ है। वो यूएन के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है। इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए के साथ जो समझौता हुआ है उसे भी मानने को तैयार है, लेकिन इसके लिए आईएईए को अपना रुख साफ करना होगा। लेकिन अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। और अब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भी कह दिया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा। खामेनेई ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए कोई मददगार नहीं है। इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। इससे ईरान को बड़ा नुकसान हो सकता है, जिनमें से कुछ अपूरणीय हो सकते हैं। अमेरिका ने पहले से ही वार्ता का नतीजा तय कर लिया है। वे चाहते हैं कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करें और यूरेनियम संवर्धन रोक दें। ये वार्ता नहीं बल्कि हुक्म थोपना है। चाहे धमकी दो, चाहे बम गिराओ, हमारी परमाणु क्षमता को कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास दर्जनों बड़े वैज्ञानिक, सैकड़ों शोधकर्ता और हजारों स्नातक परमाणु क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यूरेनियम संवर्धन ईरान के लिए जरूरी है, जो कृषि, चिकित्सा, विनिर्माण और बिजली उत्पादन में काम आता है। हम दुनिया के उन 10 देशों में से हैं जो यूरेनियम संवर्धन कर सकते हैं। हम परमाणु हथियार नहीं चाहते, ना अभी इसकी जरूरत ईरान को है और ना भविष्य में होगी। खामेनेई ने 2015 में हुए परमाणु समझौते JCPOA का जिक्र करते हुए आगे कहा कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने वादे तोड़े। 2018 में अमेरिका ने समझौते से हटकर ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। यूरोपीय देशों ने भी अपने वादों का पालन नहीं किया। अमेरिका का इतिहास झूठ और धोखे से भरा है। उनके साथ बातचीत करना गतिरोध है। खामेनेई का यह बयान तब सामने आया है जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान न्यूयॉर्क में हैं। वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करेंगे। पहले यह माना जा रहा था कि पेजेश्कियान की यहां अमेरिका के साथ बातचीत भी हो सकती है, लेकिन खामेनेई ने साफ कह दिया है कि कोई बात नहीं होगी और अगर किसी तरह का संपर्क होता भी है तो उसमें परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। खामेनेई का यह बयान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के साथ हुई मुलाकात के बाद आया है। अराक्ची ईरान पर परमाणु प्रतिबंधों को फिर से लागू होने से रोकने की मांग कर रहे हैं। ये प्रतिबंध 28 सितंबर से फिर से लागू होने वाले हैं। दरअसल अराक्ची ने यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों के साथ हुई मुलाकात के बाद इस तरह के संकेत दिए थे कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत कर सकता है, अगर ये गारंटी दी जाए कि उन पर फिर से कोई हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे गजा की। तो जहां पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है, गजा में इजरायली सेना की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसकी कड़ी निंदा हो रही है। वहीं इजराइल गजा को पूरी तरह अपने कब्जे में करने के मिशन में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब उन्होंने गजा के सबसे बड़े हेल्थ सेंटर को जमींदोज कर दिया। ये 6 मंजिला मेडिकल सेंटर गजा शहर में ब्लड डोनेशन, ब्लड टेस्ट, ट्रॉमा चिकित्सा, कैंसर ट्रीटमेंट और पुरानी बीमारियों का इलाज करने वाला एक प्रमुख केंद्र था, लेकिन अब इजरायली सेना ने इसे भी मिट्टी में मिला दिया। गजा की मेडिकल रिलीफ सोसाइटी ने बताया कि उसके एक और केंद्र को इजरायली सैनिकों ने घेर लिया और पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है और एक अलग हमले में तीसरा केंद्र भी तबाह हो गया है। कुछ दिन पहले ही गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि अल रंतीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल और स्पेशलाइज्ड आई हॉस्पिटल को पास में चल रहे इजरायली सैन्य अभियानों के कारण बंद करना पड़ा है।
ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने इजरायल के इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमले बंद होने चाहिए, बेतुकी हिंसा बंद होनी चाहिए और युद्ध विराम हो। हालांकि इजरायली सेना की तरफ से फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन इस पूरी जंग में इजरायल ने गजा में अस्पतालों पर बार बार बमबारी की है और वहां छापे भी मारे, जिसके चलते गजा के लोगों को इमरजेंसी सुविधाएं तक मुहैया नहीं हो पा रही। ऐसे में इस क्षेत्र में युद्ध विराम की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठती इस मांग को नजरअंदाज करते हुए इजरायल का गजा में हमला लगातार जारी है। ऐसे में मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। उन्होंने हाल ही में एक आपात बैठक भी बुलाई थी, जिससे इजरायल और अमेरिका दोनों को ही सख्त मैसेज दिया गया, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स के साथ अहम बैठक की, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब समेत 8 मुस्लिम देशों के नेता शामिल हुए। इस दौरान ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि हमें बंधकों को वापस लाना होगा, लेकिन इजरायल को रोकने का उनका कोई इरादा नहीं दिख रहा। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जरूर ट्रंप के सामने एक बड़ी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगर सच में नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहते हैं तो उन्हें गजा में चल रहे युद्ध को रोकना होगा। अमेरिका ही वो देश है जिसके पास इजरायल पर दबाव बनाने की ताकत है। डोनाल्ड ट्रंप जो नोबेल प्राइज को लेकर दुनिया भर में खुद का प्रचार कर रहे हैं, यहां तक कि नॉर्वे पर भी दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया जा सकता। ऐसे में अब फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्रंप को नोबेल पाने का आसान तरीका बता दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या नोबेल के लिए ट्रंप नेतन्याहू पर दबाव बनाएंगे। और अब अगली खबर में बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के तालिबानी शासन को खुलकर धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि तालिबान को अपना बगराम एयरबेस अमेरिका को सौंपना ही होगा, लेकिन तालिबान ने भी साफ कह दिया है कि अपनी जमीन पर अब वो एक भी विदेशी सैनिक नहीं चाहते। ट्रंप की बार बार की धमकियों के बाद तालिबान चिंता में जरूर दिखाई दे रहा है। कंधार में तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने इसे लेकर एक बैठक बुलाई, जिसमें शीर्ष कैबिनेट अधिकारियों, खुफिया प्रमुखों, सैन्य कमांडरों और उलेमा परिषद के सदस्य शामिल हुए। इसमें ट्रंप की धमकी पर चर्चा हुई। बैठक में तालिबान ने सर्वसम्मति से इस बात को खारिज कर दिया कि बगराम एयरबेस दोबारा अमेरिका को सौंपा जाएगा। मीटिंग के दौरान तालिबान नेतृत्व ने कहा कि अगर हमला हुआ तो तालिबान युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान को भी चेतावनी देते हुए तालिबान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान किसी भी रूप में, चाहे वो सैन्य मदद हो या कूटनीतिक मदद, किसी भी तरह से अमेरिका की मदद करता है या समर्थन करता है तो तालिबान उसे दुश्मन राष्ट्र मानेगा। दरअसल तालिबान को एक चिंता पाकिस्तान को लेकर भी दिख रही है, जो अफगानिस्तान को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ है और अब तालिबान को इस बात का डर दिख रहा है कि ट्रंप के मंसूबों को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका की बात मान सकता है और इसके साफ साफ संकेत भी मिल रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां उन्होंने अरब इस्लामिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए। मुद्दा गजा पर इजरायली हमले को लेकर था, लेकिन सभी की नजरें शहबाज और ट्रंप की मुलाकात पर टिक गई। सम्मेलन के खत्म होने के बाद ट्रंप और शहबाज की भी मुलाकात हुई। वैसे तो यह औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं थी, लेकिन इसे बेहद अहम माना जा रहा है, खासतौर पर बगराम एयरबेस को लेकर। तालिबान से निपटने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत होगी और यह कहा जा रहा है कि ट्रंप के प्लान को शहबाज ने भी मंजूरी दे दी है। यानी अगर ट्रंप बगराम एयरबेस पर कब्जे के लिए अफगानिस्तान पर हमला करते हैं तो पाकिस्तान पूरी मदद करेगा। पाकिस्तान में पहले से ही अमेरिका का एयरबेस है और अमेरिका अगर अफगानिस्तान पर हमला करेगा तो पाकिस्तान के रास्ते ही यह हमला होगा। और अब चलते चलते में देखेंगे चीन की तरफ बढ़ते रागासा तूफान को। तो एक बार फिर कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और इस बार कहर बरपाया है सुपर तूफान रागासा ने। इस महा तूफान ने हांगकांग, ताइवान और दक्षिणी चीन में जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और बड़ी बड़ी समुद्री लहरों ने इन इलाकों में कोहराम मचा दिया है। हांगकांग में तो आलम यह था कि तूफान ने दर्जनों पेड़ उखाड़ दिए और कई इलाके पानी में डूब गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लग्जरी होटल की लॉबी में समुद्र का पानी शीशे के दरवाजे को तोड़कर घुसता हुआ दिख रहा है। यह दृश्य किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। हांगकांग के पड़ोसी मैकाओ में भी बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला, जिससे निचले इलाकों में बिजली काटनी पड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली खबर ताइवान से आई, जहां एक दशकों पुरानी झील की दीवार टूटने से कम 14 लोगों की जान चली गई और 18 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं।
तूफान की ये प्रचंड ताकत फिलीपींस में भी कहर बरपा चुकी है, जहां कम से कम 2 लोगों की जान गई। अब ये तूफान चीन के दक्षिणी तट की ओर बढ़ रहा है, खासकर ग्वांगडोंग प्रांत में। इस खतरे को देखते हुए चीन के 10 से ज्यादा शहरों में स्कूल और ऑफिस बंद कर दिए गए, जिससे लाखों लोगों का जीवन एक तरह से थम सा गया है। जिन इलाकों में तूफान के लैंडफॉल होने की संभावना है, वहां की सड़कें पूरी तरह सूनी हैं और लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। यांगजियांग शहर के रेलवे स्टेशन पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि तूफान की वजह से रेल सेवा भी पूरी तरह से रोक दी गई। ये तूफान एक खतरनाक तरह से आगे बढ़ रहा है और अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ता जा रहा है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।